एपिसोड की शुरुआत होती जब उस अननोन लड़के ने रंग को पकड़ लिया था, तब अगली सेकंड उसे लात मारती है और फिर आगे अपने फ़ोन करके अपने सीनियर को कहती है कि ठीक है सुन बे, तो फिर मुझे 2B जोन में एक नहीं पता क्यों बट एक परवर्ट सा एक लड़का मिल गया है जो कि नहीं पता क्यों बट वुमेन के रेस्ट रूम से जा ही नहीं रहा है। और हवेल आपने मुझे बताया था ना कि मुझे इस एरिया में किसी भी प्रीस्ट के साथ लड़ाई या फिर मैच नहीं करना है, वरना आगे एक रूल है कि हम लोग ट्रबल में भी फंस सकते हैं। तो भला रूल क्या था? वो जिसके पहले क्यों आगे बात करे, वो अननोन लड़का तो नहीं पता क्यों बट रॉन्ग को पीछे से पकड़ लेता है और वो तो नहीं पता क्यों बट उसको अपने पास से जाने ही नहीं दे रहा था। और आगे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुमने ये देखा कि मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि तुम प्लीज़ बस टीथ कह दो, तो फिर अगर तुम मेरी बात मान लेती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट रॉन्ग के बाल को पकड़ लेता है और फिर आगे उसके थोड़े से बाल को खींच लेता है, जिस पर भी कंफ्यूज थी कि वट भाई अभी ऐसा क्यों कर रहा है। और वो ये बात को उससे पूछती भी है कि तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम थोड़े टाइम पहले टीथ कह दो, इसलिए अगर तुम ऐसा करती तब मैं ऐसा नहीं करता। वो कुछ ही बकवास कर रहा था। और फिर तभी रॉन्ग उसे कहती भी है कि ओए तुम्हारे हाथों में जो मेरे थोड़े से बाल लगे तुम उसको जल्दी से फ्लोर में छोड़ दो, भला तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। बट वो तो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और रॉन्ग के थोड़ा क्लोज आके उसको आगे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जिस तरीके से मुझे दिखाई दे रही हो, इस तरीके की लड़कियों के साथ तो मुझे टाइम स्पेंड करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मुझे तो तुमको ज़्यादा ही पसंद है, मैं तो तुम्हारे साथ आगे और ज़्यादा टाइम भी बिताना चाहूँगा। और फिर नहीं पता क्यों बट वो तो अपने टंग को निकाल के रॉन्ग को थोड़ा लिक करने का भी ट्राई कर रहा था। वो जिसके पहले को ऐसा करे, अगले सेकंड रॉन्ग उसे धक्का देके उसे पीछे हट जाती है। वो जिसके बाद नहीं पता क्यों बट अचानक से वो प्रीस्ट वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी अगली सेकंड वहीं पे जो थोड़े टाइम पहले एक लड़की भी थी वो रॉन्ग से कहती है कि और हमें तुम एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग तो नहीं पता क्यों बट किसी तरीके के फंड को भी रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। और सही में ये जो लड़का था एक प्रीस्ट, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा अलग सा भी लगा। और शायद से मुझे ये भी लगता है कि वो जो मैन था वो शायद से किसी रशियन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में काम करता है, यानी कि किसी चर्च में वो कुछ ना कुछ काम करता होगा। बट एनीवे मुझे ऐसे लगता है कि अगर तुम उसके साथ मैस करोगी तो आगे चल के तुम्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वेल तुम्हारा भला उस लड़की के बारे में, टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है कि भला किस तरीके का लड़का है। तभी रॉन्ग भी कंफ्यूज थी कि टेस्ट भला तुम अभी मुझसे अचानक से सब क्या कह रही हो। तभी वो बताती है कि अरे टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जब तुम थोड़े टाइम पहले आए थी और हम लोग जब वॉशरूम में थे और जब हम लोग वैसे टाइम स्पेंड कर रहे थे तब नहीं पता क्यों बट उसने तो अपने हाथों को मेरे पूरे पास से हटाया ही नहीं। वैसा क्यों कर रहा था मुझे भी इस बारे में नहीं पता। बैठा ऐसा है कि उसने भले मुझे पकड़ के तो रखा था, बैठा उसने मुझे लिख या फिर बाइट बिल्कुल भी नहीं किया था। बैठा उसे नहीं पता क्यों बट जैसे कि उसने तुम्हारे पैरों को पकड़ के रखा था उसने बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही किया था। और नहीं पता क्यों बट वो तो मेरे बोन्स के स्किन को थोड़ा सा प्रेस कर ही जा रहा था, वो भी जिस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि भला वैसा क्यों कर रहा था। और फिर स्माइल करते हुए कहती भी कि तो फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद तुम ऐसे नहीं लगता कि वो जो लड़का था वो तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज था। और फिर तब इसी चीज़ के साथ सीन चेंज होता है और हम लोग एक रात के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे वही प्रीस्ट किसी से कह रहा था कि फादर आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे सारी बुरी हरकतों के लिए एज अ पर्सन जो मैं करता हूँ। और मुझे पता है कि नहीं पता कि बट कुछ चीज़ों के कारण आपकी जो लाइफ है वो पूरी वर्थलेस और पेन के साथ ही भरी हुई है, इसलिए प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से डरना मत और आप प्लीज़ फियर या फिर डिस्पेयर में मत चले जाना। और वेल आपकी जो यही बुरी सोल है जिसने तो बहुत ज़्यादा बुरे काम ही किए हैं, मैं तो बस ही होप करता हूँ कि इसे थोड़ी सी काइंडनेस मिले और आगे चल के आप थोड़ा सा अच्छे लाइफ को बिता पाओ। और वैसी बात तो कहते हुए नहीं पता क्यों बट रोने लग जाता है और थोड़ा सा अलग से ही अपने फादर के साथ नहीं पता क्यों बट थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। और आगे अगली सेकंड वो अपने लॉकेट को निकाल के कहता है कि फादर आज आपको पता है मुझे एक लड़की मिली थी जो कि बिल्कुल सोनिया की तरह दिखाई दे रही थी। और सोनिया तो वही थी मेरी पेयर जो कि मेरे साथ रहती थी, बट फिर नहीं पता क्यों बट वो मेरी पार्टनर होने के बाद भी अचानक से एक दिन ही मेरी लाइफ से पूरी डिसअपियर ही हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि भला जो मेरी पेयर थी सोनिया भला वो कहाँ चले गई। इसलिए उसके जाने के ही बाद मुझे तो मेरी लाइफ में वैसा कोई भी नहीं मिला। मैं तो बहुत खुद कन्फ्यूज हूँ कि जब मेरी लाइफ में बस सोनिया ही थी तो वो भला कहाँ चले गई। इसलिए अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि भले मुझे पूरे इंटायर वर्ल्ड या फिर दुनिया को ही ढूंढना पड़ेगा बट मैं फिर भी सोनिया को तो ढूंढ के ही रहूँगा। और इसी बात को कहते हुए अपने जो उसके सामने जो आदमी था वो तो उसको थोड़ा सा जान से ख़त्म कर देता है, जो चीज़ तो हम लोग क्लियर इमेज में देख पा रहे थे। और फिर ऐसा बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ करने के बाद आगे कहता भी है कि हाँ इस बार चाहे कुछ भी हो जाए बट मेरा जो पेयर था मैं तो उसको फाइंड करके ही रहूँगा, मैं तो सोनिया को ढूंढ के ही रहूँगा। और शायद से यहाँ पे ये रॉन्ग के बारे में भी बात कर सकता है क्योंकि उसने कहा था कि रॉन्ग तुम जैसी हो मुझे इस तरह की लड़कियाँ पसंद है।
रहने से चीज़ के साथ सीन चेंज होता है और हम लोग ट्रेनर को कहीं जाता हुआ देखते हैं और तभी उसको कॉल करके एक एम्प्लॉय कहता है कि वुशिन, तुम जिस अभी हेड ऑफ मंगोलिया के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी के जो हेड थे, नहीं पता कि बट 1 घंटे पहले वो हमें डेड मिले हैं, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। और वेल, ऑफिशियल कारण तो हमें कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरिया के जो हेड थे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी के, उनके शायद से किसी ने असैसिनेशन किया है। वो पूछता है कि तो क्या आप मुझे बताओगी कि भला आप लोग का ये चीज़ के ऊपर शक किसके बारे में गया है। वो बताता है कि एक काया नाम का 28 ईयर्स का मैन हो सकता है, क्योंकि वेल वो एक 3rd जनरेशन कोरियन डिसेंडेंट का एक हेड भी है और करेंटली अभी वो एक प्रीस्ट की तरह काम कर रहा है एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर। और एंड उसने ये काम को करते हुए भले थोड़े टाइम के लिए, बट उसने रॉन्ग के साथ भी मिला था और उसने थोड़ा बातचीत तो रॉन्ग के साथ ही किया था। बट इन सारी छोटी मोटी चीज़ों के अलावा बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वो जो किया है वही लड़का, वो तो बाय चांस एक मुझे एक क्लास 1 का बुगीमैन लग रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा असैसिनेशन और क्राइम करने वाला लड़का, जिस चीज़ को जान के ये लोग को भी टेंशन हो रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हमारे जो कुछ एजेंट्स हैं उनकी शायद से आइडेंटिटी भी लीक हो सकती है, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए एनीवे मैं तुमसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुम अपने जिस ब्लास्ट इनफॉर्मुलेशन मिशन में हो, तुम उसको क्विकली, जितना एज क्विकली एज पॉसिबल कंप्लीट करो और तुम वापस से हमारे इस मिशन के लिए रिटर्न करो, ताकि तुम इस काम को भी फिनिश कर पाओ। दोनों इसी बात को सुनने के बाद ट्रेनर सोचता भी है कि सिंस जब से मैं रॉन्ग से मिला हूँ, मैं उसको ख़त्म या फिर मैं उसको तबाह तो नहीं कर पाया, बैठा मैंने आखिरी में चूज़ किया कि मैं उसको अपने साथ ही रहूँगा। और जबकि मैंने उसे बताया था कि जब मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तब उसे अपने आप को सेफ रखना है। तभी देखो वैसे मैं बाहर एक मिशन के लिए क्या गया, तब मेरी बाहर जाते ही उसने रॉन्ग ने अपने आप को इतनी ज़्यादा बड़े डेंजरस पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व कर दिया है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और उसको याद भी आता है कि कैसे थोड़े टाइम पहले जब रॉन्ग को कुछ असैसिनेशन ने घेर लिया था, तब जब उसने उसकी जान बचाई थी तब उसके ऊपर ही चिल्लाने लगी थी कि ट्रेनर आपने ऐसा क्यों किया, और आपको पता है ना कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। जब मैं अपने हस्बैंड किम ह्यून के साथ बात कर पाऊंगी तब आपको क्या मेरे इस प्लान को बेकार करना चाहिए था। और क्या आपको पता नहीं है कि जब जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलने में फेल होंगी तब आगे चल के मुझको और भी ज़्यादा बड़ी डेंजर चीज़ को करना पड़ेगा। इससे सही में आपने तो मेरे प्लान को ख़राब किया ही, बट आगे चल के मुझे और भी ज़्यादा डेंजर चीज़ को करना पड़ेगा ताकि मैं अपने हस्बैंड किम ह्यून से मिल पाऊँ। और सही में आपने तो मेरी अपॉर्चुनिटी को ही ख़राब कर दिया। और इन सारी बातों को याद करने के बाद वो प्रेजेंट में कहता है कि सही में रॉन्ग, मुझे तुम्हारे इतनी ज़्यादा केयर करने के बाद भी आखिर में तुम्हें तो बस वो किम ह्यून ही चाहिए। और किम ह्यून वो जो तुम्हारा पास्ट हस्बैंड था, वो तो सही में अभी भी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया है तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में। इसलिए सही में वो फिर अपने वर्कर से भी कहता है कि ठीक है सर, तो फिर मुझे जो एक किम ह्यून था, अगर आपसे हो पाए तो मुझे उसके एक कॉर्प्स के बारे में बात करना था कि भला उसकी बॉडी का क्या हुआ। और इसके बाद से हम लोग समझ सकते हैं कि आगे शायद से कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। और फिर आगे कहता है कि ठीक है, अब जब आखिर में मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि अब मुझे इन सारे मामले को सॉल्व करना ही पड़ेगा, जितने जल्दी मुझसे पॉसिबल हो सके ऐसा तो मैं करके ही रहूँगा। और है रॉन्ग, तुम्हारे हस्बैंड के साथ जितनी अटैचमेंट्स थी तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ, मैं तो तुम्हें उन सारी चीज़ों से गेट रीड करवा के रहूँगा। मैं तो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बीच की सारी अटैचमेंट को तो जरूर से छुड़ा दूंगा। इसलिए ठीक है, मुझे पता है कि जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा तब तक तो तुम अपनी आंखों को खोल के देख भी नहीं पाओगी कि भला फाइनली तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ है जिनमें तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ना कि बल्कि अपने पास में रहना चाहिए। इसलिए मैं रॉन्ग, अब तुम मुझे किम ह्यून का कुछ ना कुछ करके तुम्हारी आंखों को खोलना ही पड़ेगा ताकि तुम अच्छी लाइफ को बिता पाओ।